नमस्ते विद्यार्थियों। इससे पूर्व के 8 नंबर के अपने लेक्चर में हमने बात की, इसी संविधान अमेरिका के संविधान के 8 नंबर के लेक्चर में हमने बात की अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां, व्यवस्थापन शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां और राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र के नेता के रूप में। अब अपन थोड़ा सा आगे इसको देखने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में जो परिदृश्य उभर करके आ रहा है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिल रही है। अर्थात ये वृद्धि क्यों हो रही है, क्या कारण है, क्या ये व्यवस्थापिका या अमेरिकी कांग्रेस की कीमत पे हो रही है, इस सब के ऊपर अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यद्यपि संविधान निर्माता अमेरिका की व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करना चाहते थे, किंतु साथ ही वे इस तथ्य से भी परिचित थे कि कार्यपालिका के कार्यों तथा विधि निर्माण में परस्पर सहयोग बना रहना आवश्यक है। इसलिए विधि निर्माण में राष्ट्रपति का हस्तक्षेप है तथा कार्यपालिका संबंधित निर्णयों में कांग्रेस का हस्तक्षेप है। प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक हेराल्ड लास्की ने अपनी पुस्तक द अमेरिकन डेमोक्रेसी में लिखा है कि अच्छी तथा बुरी कांग्रेस में यही अंतर है कि अच्छी कांग्रेस राष्ट्रपति के नेतृत्व को स्वीकार कर लेती है, जबकि बुरी कांग्रेस राष्ट्रपति के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करती। हेराल्ड जोसेफ लास्की ने क्या बड़ी महत्वपूर्ण बात की। शक्ति पृथक्करण के बावजूद अमेरिका में शासन का संचालन सुचारू रूप से तभी संभव है जब राष्ट्रपति तथा कांग्रेस में परस्पर सामंजस्य बना रहता है। ऐसा तभी संभव होता है जब कांग्रेस में उसी दल का बहुमत हो जिस दल का राष्ट्रपति हो, अन्यथा व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। राष्ट्रपति आइजनहावर ने 6 वर्ष तक इस प्रकार के गतिरोध का सामना किया था। राष्ट्रपति अब विभिन्न माध्यमों से कांग्रेस को प्रभावित करता है। राष्ट्रपति अपनी सामान्य नीति के बारे में, बजट के बारे में तथा राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के बारे में कांग्रेस को संदेश भेजता है। इस प्रकार राष्ट्रपति महत्वपूर्ण विषय पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है। राष्ट्रपति अपने दल के सदस्य के बारे में उसकी सहायता करते हैं। पिछली शताब्दी से कांग्रेस ने पर्याप्त शक्तियां राष्ट्रपति को स्थानांतरित कर दी है, जबकि राष्ट्रपति ने अपनी कोई शक्ति कांग्रेस को स्थानांतरित नहीं की। ये एक तथ्य देखने को मिला अमेरिकी संविधान में। तो आज अपन कोशिश करेंगे इस बात को समझने की कि अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में यह अभूतपूर्व वृद्धि जो देखने को मिल रही है उसके क्या कारण है। अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति की शक्तियां व्यापक तौर पर बढ़ी है। राष्ट्रपति की शक्तियों में विस्तार में विभिन्न कारण उत्तरदायी रहे। इन कारकों की व्याख्या संक्षेप में इस प्रकार की जा सकती है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। नंबर 1 जो कारण है राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के, उनमें 1 नंबर का जो कारण है वो है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की शक्तियों का मूल स्रोत संविधान में विद्यमान है। संविधान द्वारा कानून को निष्ठापूर्वक लागू करना, कार्यपालिका विभागों के अध्यक्ष से लिखित परामर्श व रिपोर्ट मांगना, संविधान की रक्षा करना, सार्वजनिक पदाधिकारियों को नियुक्त करना, पदच्युत करना, क्षमादान करना, सेना का सर्वोच्च सेनापति होना तथा वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, ये वे शक्तियां हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के कार्य क्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत कर दिया है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति उसे विभिन्न भूमिकाएं पूरा करने का अवसर प्रदान करती है तथा इन भूमिकाओं की पूर्ति वह अपने व्यक्तित्व व क्षमता के अनुसार करता है। दूसरा जो कारण है वो है कांग्रेस द्वारा पारित संविधियां। स्वयं कांग्रेस ने विभिन्न संविधियों द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाने में सहायता प्राप्त की है। आर्थिक संकट के समय राष्ट्रपति को प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्तियां प्रदान कर उसे शक्तिशाली बनाया। 1921 के बजट तथा अकाउंटिंग अधिनियम के द्वारा बजट बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को सौंप दी है। इसी प्रकार 1934 के रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट एक्ट के द्वारा कांग्रेस ने टैरिफ निर्धारित करने की अपनी ऐतिहासिक शक्ति राष्ट्रपति को सौंप दी है। 1941 के उधार पट्टे के अधिनियम द्वारा कांग्रेस ने राष्ट्रपति को मित्र राष्ट्रों को युद्ध सामग्री भेजने का विवेकाधिकार प्रदान किया है। तीसरा जो कारण है वो है न्यायिक व्याख्या। संविधान की समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो न्यायिक व्याख्याएं प्रस्तुत की गई, उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की है। सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संघीय सरकार की शक्तियों का समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में स्थापित
हो गया। चौथा जो कारण है राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि का, वो है कार्यपालिका के आकार में वृद्धि। संविधान में कार्यपालिका का व्यापक रूप में उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, तथापि कार्यपालिका का आकार तीव्रता से बढ़ा है। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका तथा प्रशासनिक तंत्र का मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति की शक्तियों में विस्तार हुआ है। पांचवा जो कारण है वो है राष्ट्रीय संकट। राष्ट्रीय संकटों ने राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संकट में राष्ट्र का नेतृत्व राष्ट्रपति के हाथ में होता है। परिणाम स्वरूप संकट का सामना करने के लिए कांग्रेस राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान कर देती है। गृह युद्ध के दौरान राष्ट्रपति लिंकन प्रथम महायुद्ध के पश्चात 1930 में आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए द्वितीय महायुद्ध के समय राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जिस प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई वे व्यापक थी। संकट के समय राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी जाती है वे यद्यपि संकट के बाद उससे वापस ले ली जाती है, तथापि संकट काल का सफलतापूर्वक सामना करने से उसके गौरव और प्रतिष्ठा में असीम वृद्धि हो जाती है। छठवां जो कारण है राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि का, वो है संचार के साधनों में परिवर्तन तथा राष्ट्रपति की शक्तियां। 20वीं शताब्दी में समाज ने जिस प्रकार की तकनीकी प्रगति की है उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति को अपनी जनता से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना संभव हुआ है। राष्ट्राध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर अन्य नेताओं की तुलना में उसकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली होती है। लोग उसे राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में मानते हैं। उसके द्वारा दिए जाने वाले भाषणों को ध्यान से सुना जाता है और यदि राष्ट्रपति प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी हो तो उसकी लोकप्रियता उसकी शक्तियों की ओर बढ़ा देती है। सातवां जो कारण है राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि का, वो है द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय। अर्थात द्वितीय महायुद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक सुपर पावर के रूप में अमेरिका का विश्व पटल के ऊपर आना। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात शीत युद्ध एवं महाशक्ति के रूप में अमेरिका के उदय ने उसे अंतर्राष्ट्रीय गौरव व प्रतिष्ठा प्रदान की। उसी अनुपात में अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा भी बढ़ी, क्योंकि महाशक्ति का महाध्यक्ष होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके द्वारा की जाने वाली घोषणाएं ध्यान से सुनी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान तथा प्रतिष्ठा उसे अमेरिका का अंदरूनी राजनीति में उच्च स्थान प्रदान करते हैं, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना पहचाना जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के विभिन्न कारण हैं। उसकी शक्तियां संवैधानिक व्यवस्था, कांग्रेस द्वारा पारित संविधियां, न्यायिक निर्णय, परंपराओं तथा उसकी निजी योग्यताओं और क्षमताओं का निहित है। इन व्यापक शक्तियों का अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है। वस्तुतः उसकी शक्तियों का आधार जनता का प्रतिनिधित्व व उसकी लोकप्रियता है। राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का उपयोग उसकी दूसरों को अपनी शक्तियों के बारे में आश्वस्त करने की क्षमता में निहित है। लोकतंत्रीय व्यवस्था का अध्यक्ष होने के नाते उसकी शक्तियां दमनात्मक नहीं हो सकती। उनका आग्रहपूर्ण होना आवश्यक है। अपनी शक्तियों का सकारात्मक प्रयोग उसे अधिक शक्तिशाली बनाता है, तथापि उसके द्वारा की गई गलतियां उसके राजनीतिक जीवन को समाप्त भी कर सकती है। इस प्रकार विद्यार्थियों देखिए, ये हुआ अमेरिका के अंतर्गत अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि। वैसे विद्यार्थियों, एक बात की चर्चा मैं आपसे यहाँ पे विशेष रूप से करना चाहता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया के अंतर्गत जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे प्रेसिडेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो या चाहे एकात्मक शासन व्यवस्था, सबके अंतर्गत येन केन प्रकारेण कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। अब ये जैसे अमेरिका के संविधान के अंतर्गत आपने उदाहरण देखिए, युद्ध काल में अमेरिकी कांग्रेस, सीनेट और प्रतिनिधि सभा कुछ मामलों में विवेक का उपयोग करने का अधिकार दे देती है। जैसे अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र हैं उनमें सेना भेजनी है कि नहीं भेजनी है, इसका अधिकार अमेरिकी के राष्ट्रपति को है, मतलब दे रखा है। तो युद्ध काल की या जो आपातकाल की जो स्थितियां होती है उसमें संसद में या व्यवस्थापिका में गहन विचार विमर्श में समय
ज्यादा लगता है, इसलिए आपातकाल में, आपात स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाता है और उस निर्णय लेकर के वो अपनी छवि बिल्ड कर लेता है देश में। तो हमेशा ऐसी एक्सपेक्टेशन पब्लिक की, ये जनमानस की डिमांड हो जाती है कि राष्ट्रपति क्विक कार्रवाई करें। तो इस प्रकार से ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में कि व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास हो रहा है और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। अब ये डेमोक्रेसी के लिए तो अपन ठीक नहीं कह सकते, लेकिन आपात स्थिति के लिए तो यही एक चारा है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हो गया आपका अमेरिका के राष्ट्रपति का, या यूं कहें कि अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के प्रमुख कारण। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।